यस, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम हिंदी भाषा के जो विविध रूप है उसमें का एक जो अंग है यानी बोलचाल की भाषा, वो एक जो टाइप है उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। अभी हम जो है वो पेज नंबर 80, थोड़ा ही बचा हुआ है, 2 ही पैराग्राफ बचे हैं, वो मैं पढ़ के आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। और फिर जो मानव भाषा है उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे, ठीक है। तो बोलचाल की भाषा क्या है, उसका अर्थ क्या है, ये आपको पता है कि जो हम लोग हिंदी बात करते हैं अपने विचारों को प्रकट करने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं बोलचाल की भाषा। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोलचाल की भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग संपूर्ण भारत में होता है। हिंदीतर भाषी क्षेत्रों, खासकर भारत के दक्षिणी भाग के द्रविड़ भाषा भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों को हिंदी क्षेत्र के व्यक्तियों से बोलने की नौबत जब आती है, तब हिंदी में ही बोला जाता है। देखिए, यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि हमारे भारत देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो हिंदी बात करते हैं और उनको हिंदी आती है, ठीक है। संपूर्ण भारत में हिंदी भाषा जो है उसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो द्रविड़ भाषी लोग हैं, द्रविड़ भाषी लोग कौन से हैं, तो जो तमिल बात करने वाले, तेलुगु बात करने वाले, यानी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मलयालम की, उनकी जो केरल की जो भाषा है, तो वो जो व्यक्ति जब हिंदी बात हिंदी बात करने की उनको ज़्यादातर नौबत आती नहीं है, क्योंकि उनकी मातृभाषा अलग है। लेकिन फिर भी अगर उनको कुछ बात करना है, अगर मान लीजिए दक्षिण भारत के व्यक्ति को उत्तर भारतीय व्यक्ति के साथ कुछ बात करना है, तो हम लोग हिंदी में ही बात करते हैं, ठीक है। तो यही कहा गया है। जिन्हें शुद्ध हिंदी नहीं आती है, वह टूटी-फूटी हिंदी में बोलकर अपने विचार अभिव्यक्त करने का प्रयास करते हैं। जो हिंदी में बोल सके, उसका भारत के किसी भी कोने में मज़े से गुज़ारा हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को शुद्ध हिंदी नहीं आती है, लेकिन फिर भी वो क्या कर सकता है, टूटी-फूटी हिंदी बोलकर अपना गुज़ारा कर सकता है करके वो कह रहे हैं, और भारत के किसी भी कोने में रह सकता है। प्रत्येक भाषा पहले बोलचाल की भाषा ही रहती है, किंतु आगे चलकर सामाजिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक कारणों से उसका विकास होता है। उसकी अभिव्यक्ति क्षमता बढ़ती है, उसका प्रयोग करने वालों की संख्या बढ़ती है तथा प्रयोग क्षेत्रों के अनुसार उसके अलग-अलग रूप विकसित होते हैं। हिंदी भाषा के संबंध में भी यही हुआ है। पहले यह बोली थी, किंतु आज वह बोली मात्र नहीं है, वह भारत की साहित्यिक भाषा है, संपर्क भाषा है, राष्ट्र भाषा है, राजभाषा है तथा प्रयोजनमूलक भाषा भी है। देखिए, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि हिंदी भाषा पहले सिर्फ बोलने के लिए ही उसका प्रयोग किया जाता था। तो हर एक कौन सी भी भाषा हो, चाहे वो तेलुगु हो, तमिल हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, जितने भी हमारे भारत में जितने भी भाषाएं हैं, तो सबसे पहले सिर्फ बोलने के लिए उसका प्रयोग होता है। फिर बाद में क्या होता है, उसमें साहित्य की रचना की जाती है, ठीक है, व्यवसाय में उसका उपयोग किया जाता है, यानी साहित्य का अर्थ होता है लिटरेचर, यानी कुछ लिखने के लिए, तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं। लेकिन सबसे पहले हर एक भाषा जो है वो सिर्फ बोली होती है, यानी सिर्फ बोलने के लिए ही उसका प्रयोग किया जाता था। तो वैसे ही ये जो हिंदी है वो भी पहले क्या है, सिर्फ बोली थी, ठीक है, सिर्फ बात करने के लिए उसकी ये जो भाषा है उसका प्रयोग होता था। लेकिन आज जो है वो हिंदी भाषा एक राष्ट्र भाषा है, राज्य भाषा है, हमारे भारत देश की राजभाषा है। साथ ही साथ वो एक संपर्क भाषा, प्रयोजन मूलक भाषा भी वो बन गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बोलचाल की भाषा के बारे में है, इसका यहाँ पे ही खत्म होता है इसका विवरण। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो मानक भाषा है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में आपको 7 मार्क्स के लिए ये प्रश्न आ सकता है, बोलचाल की भाषा अथवा वाचक भाषा, इस पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो टिप्पणी लिखने के समय आपको क्या लिखना है, तो ये सब कुछ जो मैंने आपको विवरण किया, आपको आप अगर आपके पास किताब है तो पेज नंबर 76 से वहाँ का विवरण दिया गया है, ये जो बोलचाल की भाषा, तो उससे आपको पढ़ना है उस किताब में से, और
आपको अध्ययन करके फिर एग्जाम में लिखना है। तो याद रखिए, ये जो बोलचाल की भाषा है ये टिप्पणी के लिए आ सकता है, इसलिए आपको अध्ययन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी पेज नंबर 80 में मानक भाषा के बारे में दिया गया है। तो ये जो मानक भाषा है वो क्या है, इसके बारे में हम लोग अभी जानकारी हासिल करेंगे। बोलचाल की भाषा और मानक भाषा में अंतर है। बोलचाल की भाषा बहुत लचीली होती है, उसमें सभी प्रकार के प्रयोग के लिए अवकाश है। उसमें भाषा के नियमों का पालन उतना नहीं होता जितना परिनिश्चित हिंदी में होता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि ये जो बोलचाल की भाषा और मानक भाषा है उसमें फर्क है, उसमें अंतर है, उसमें डिफरेंस है। बोलचाल की भाषा अलग है और ये जो मानक भाषा अलग है। बोलचाल की भाषा ये जो है उसमें एक लचीलापन होता है, जैसे रबर हम लोग कैसे खींचते हैं, जिस तरह से हम लोग किसी भी शेप में उसको हम लोग बना सकते हैं, वैसे जो है वो बोलचाल की भाषा वैसे लचीली होती है, उसको हम एक्सपांड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे ही कहा गया है, लेकिन यहाँ पे मानक भाषा है जो है वो वैसी लचीली नहीं होती जितना कि बोलचाल की भाषा। बोलचाल की भाषा जैसे मैंने आपको कहा है कि व्याकरण शुद्ध होना इसकी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अगर व्याकरण में कुछ गलतियाँ हो भी तो भी बोलचाल की भाषा वो कह सकती हैं, लेकिन मानक भाषा ये जो भाषा है उसमें व्याकरण की गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। ये एक परिनिश्चित हिंदी है, यानी नियमों के अनुसार जो भाषा बोली जाती है वही भाषा क्या है, मानक भाषा कही गई है अथवा कहा गया है। बोलचाल की भाषा में यही होता है कि शिक्षित व्यक्ति अपनी भाषा ज्ञान के कारण सहज ही शुद्ध भाषा का प्रयोग करते हैं। अशिक्षितों, अल्प शिक्षितों की बोलचाल की भाषा में भाषा के प्रयोग के नियमों से छूट लेने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। देखिए, अभी यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो व्यक्ति जो है वो हिंदी बोलने में माहिर है, यानी जिस व्यक्ति की हिंदी जो है वो बहुत शुद्ध है, वो व्याकरण शुद्ध रहते हुए भी बोलचाल के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग कर सकता है। लेकिन ये जो मानक भाषा है उसमें उतनी स्वतंत्रता नहीं मिलती। मानक भाषा बात करने के लिए आपको व्याकरण शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है, यानी हिंदी में जब हम लोग व्याकरण शुद्ध रहते हुए जिस भाषा का हम लोग प्रयोग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मानक भाषा। ठीक है, जिसमें व्याकरण सही होता है। इस बोलचाल भाषा में जो अशिक्षित व्यक्ति होते हैं उनको थोड़ी बहुत छूट मिल जाती है, वो अपनी टूटी फूटी हिंदी में अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई भी व्यक्ति आपत्ति नहीं जता सकता। ठीक है, क्योंकि उतनी छूट मिलती है, क्योंकि ये एक बोलचाल की भाषा के तौर पर हिंदी का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। अतः बोलचाल की भाषा के प्रयोगों में विकल्प होते रहते हैं। मानक भाषा में विकल्प के लिए स्थान नहीं है, बल्कि उसमें सुनिश्चितता रहती है। देखिए, तो ये जो बोलचाल की भाषा के लिए जो भी आपको छूट मिलती है टूटी फूटी हिंदी बोलने के लिए, तो वो छूट आपको मानक भाषा में नहीं मिलती। आपको मानक भाषा में अगर जब हिंदी भाषा का आप प्रयोग कर रहे हो तो वहाँ पे शुद्ध व्याकरण का प्रयोग करते हुए ही आपको भाषा का प्रयोग करना है अथवा हिंदी भाषा बोलना है। तो यही बताया गया है कि यहाँ पे जो है मानक भाषा में थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, यानी आप गलत हिंदी में बात नहीं कर सकते। आपका व्याकरण जो है वो शुद्ध ही रहना चाहिए, तभी वो मानक कहा जाता है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। सभ्य तथा शिष्ट राष्ट्र में एक ऐसी भाषा का होना आवश्यक है जो पूरे राष्ट्र में एक ही रूप में समझी और बोली जाए। देखिए, अभी यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि हमारे राष्ट्र में अथवा हमारे देश में हिंदी जो है वो एक राष्ट्रभाषा के तौर पर लिया गया है। तो यहाँ पे एक आवश्यक है कि एक क्षेत्र में जो हिंदी बात किए जाने वाले लोग हैं वो एक ही तरह से हिंदी में बात करना चाहिए, यानी शुद्ध हिंदी से तो शुद्ध हिंदी से ही बात करना चाहिए। तो उसमें क्या नहीं होना चाहिए, विविधता नहीं दिखाई देनी चाहिए।
तो यहाँ पे यही कहा गया है कि अगर भारत राष्ट्र में एक क्षेत्र में अगर एक ही तरह की तरीके से हिंदी अगर बोली जाती है तो पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में उसी तरह हिंदी बोलनी चाहिए करके यहाँ पे कहा गया है। संप्रेषण की सफलता के लिए भाषा की एकरूपता कायम रखना आवश्यक है। अभी ये संप्रेषण का अर्थ क्या है? संप्रेषण का अर्थ होता है कम्युनिकेशन, संपर्क करना। एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति के साथ कुछ बात करता है, कुछ कम्युनिकेट करता है, तो उसको बोलते हैं संप्रेषण। तो संप्रेषण की सफलता के लिए, तो अगर कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव होनी चाहिए, तो दोनों व्यक्ति जो बात कर रहे हैं, जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, उन दोनों व्यक्तियों की भाषा जो है वो शुद्ध होनी चाहिए, एक ही रूप की होनी चाहिए। अगर एक व्यक्ति अलग तरीके से हिंदी बोलेगा और दूसरा व्यक्ति अलग तरीके से हिंदी बोलेगा और दोनों की हिंदी जो है वो एक दूसरे को समझ में नहीं आ रही है, तो वहाँ पे भाषा जो है वो फेल हो सकती है, यानी वहाँ पे भाषा का सही रूप से प्रयोग नहीं किया गया है। हम भाषा को, यानी भाषा को हम लोग सक्सेसफुल तभी मानते हैं जब एक व्यक्ति की बोलने का जो तरीका है अथवा भाषा का प्रयोग जब वो करता है तो वो दूसरे व्यक्ति को वो समझ में आनी चाहिए। तो वही क्या है, भाषा का एम है, अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति के साथ व्यक्त करने का ही भाषा का उद्देश्य है और आगे के व्यक्ति को वो समझ में आना चाहिए, वही भाषा का उद्देश्य है। अगर आप दोनों को ही एक दूसरे की भाषा समझ में नहीं आ रही है तो वहाँ पे हम लोग संप्रेषण नहीं बना है करके, यानी कम्युनिकेशन नहीं अच्छी तरह से बना है करके हम कहते हैं। साहित्य रचना, समाचार पत्रों के विविध स्तंभों की तैयारी, रेडियो प्रसारण, दूरदर्शन प्रसारण, अध्ययन, अध्यापन, कार्यालयों का कामकाज, पत्राचार तथा शिष्ट समाज के पारस्परिक संवाद आदि के लिए भाषा की एकरूपता जरूरी है। देखिए, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर भाषा को जो है, कौन सी भाषा भी लीजिए, यहाँ पे हिंदी भाषा का यहाँ पे जिक्र चल रहा है, तो हिंदी भाषा के बारे में मैं बताऊंगी कि अगर हिंदी भाषा का आपको विकास करना है अथवा उसकी ग्रोथ होनी है तो सभी लोग जो हिंदी भाषा बोलते हैं उनमें एक रूप दिखाई देना चाहिए, ठीक है, उसमें एक रूपता होनी चाहिए। यहाँ पे कहा गया है अगर एक व्यक्ति मान लीजिए ब्रज भाषा में बात कर रहा है, दूसरा व्यक्ति खड़ी बोली में बात कर रहा है, ये जो ब्रज भाषा और खड़ी बोली है दोनों ही हिंदी के ही रूप है। अगर उसमें आपको विविधता दिखाई देती है तो दोनों में अच्छी तरह से संप्रेषण नहीं स्थापित होगा। तो इसकी वजह से ये कहा गया है कि सभी लोग जो है वो एक ही तरीके से हिंदी का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड पर, कार्यालयों में, ठीक है, जो भी सरकारी कामकाज होते हैं, अध्ययन के लिए, किताब के लिए, तो सभी वहाँ क्या है, एक ही हिंदी भाषा का एक ही रूप का प्रयोग करना है, उसमें विविधता नहीं दिखनी चाहिए, यानी उसमें जो है अंतर नहीं आना चाहिए, भाषा में एक ही तरीके से हिंदी बोलना चाहिए और उसका उपयोग भी अथवा उसका प्रयोग भी एक ही तरह होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। अतः इन सब के लिए ऐसी भाषा आवश्यक है जो सभी जगह समान रूप में व्यवहृत होती है। यानी जैसे कि आपको पता है कि हमारी राष्ट्र की भाषा हिंदी है, तो ऐसी हिंदी का हम लोग प्रयोग करना चाहिए जहाँ पे सभी शब्दों का प्रयोग समान हो, यानी हिंदी भाषा का प्रयोग जो है वो समान हो। राष्ट्र भर में भाषा की एकरूपता के लिए एक भाषा का एक आदर्श रूप स्वीकार कर लिया जाता है, जिसे मानक भाषा कहते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा जो देश है वहाँ पे ऐसा किया जाता है कि एक ही तरीके से हिंदी का प्रयोग करना चाहिए और एक ही तरीके से उसका जो है वो विकास होना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। और ऐसे एक आदर्श हम लोग स्वीकार करते हैं। अभी आदर्श का अर्थ क्या होता है, जो कुछ भी नियम होते हैं
उस नियमों के अनुसार ही हिंदी भाषा का हम लोग क्या करना चाहिए, प्रयोग करनी चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर उदाहरण देकर आपको समझाऊं, तो जैसे हम कहते हैं कि आदर्श व्यक्ति का हम लोग यहाँ पे उदाहरण लेते हैं। तो आदर्श व्यक्ति हम किसे कहते हैं, जिसमें कोई भी अवगुण नहीं हो, यानी जो जो व्यक्ति कुछ जिसका बुरा नहीं चाहता, जो हमेशा अच्छा काम करता है, जिसमें मानवता है। ठीक है, उसको हम लोग जो भी अच्छी चीजें हैं उस मनुष्य में अगर हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आदर्श व्यक्ति बोलते हैं। तो यहाँ पे भी ये जो हिंदी भाषा है वो एक नियमों के अनुसार, एक ही नियम का जो है, एक ही नियम के अनुसार उसका रूप होना चाहिए, उसमें अलग अथवा विविधता नहीं दिखनी चाहिए। ठीक है। अभी मान लीजिए जो दिल्ली में भाषा हिंदी का प्रयोग किया जाता है, वही भाषा जो है वो दक्षिण भारत में भी उसका प्रयोग होना चाहिए, उसका विकास भी वैसे ही होना चाहिए, शब्दों का प्रयोग भी सेम होना चाहिए। ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे कहा गया है कि एक ही रूप का क्या है, भाषा का विकास होना चाहिए, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मानक भाषा। जो पूरे राष्ट्र ने उस भाषा को उस नियम के अनुसार, उस व्याकरण के अनुसार उसको क्या किया है, स्वीकार किया है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मानक भाषा। ठीक है। और एक बार में यहाँ पे वो जो मानक भाषा की परिभाषा है, अथवा जिसको हम लोग डेफिनेशन बोलते हैं, उसको मैं और एक बार दोहराती हूँ। राष्ट्र भर में भाषा की एक रूपता के लिए एक भाषा का एक आदर्श रूप स्वीकार कर लिया जाता है, यानी पूरे राष्ट्र में भाषा को एक ही तरीके का यानी एक रूपता देने के लिए कुछ नियमों का स्वीकार किया जाता है, उसको ही क्या कहते हैं, मानक भाषा कहा जाता है। मानक भाषा स्थानीय प्रभावों से मुक्त रहती है। एक रूपता की रक्षा के लिए इसमें भाषाई नियमबद्धता का पालन होता है। देखिए, ये जो मानक भाषा कही गई है उसमें स्थानीय प्रभावों से वो मुक्त होता है, यानी यहाँ पे उस स्थान के जो शब्द होते हैं वो इसमें मिक्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने जैसे कि आपको कहा, जो दिल्ली में बात करने वाले जो लोग हैं उनकी जो भाषा है उसको मानक भाषा कहा जाता है, क्योंकि वही हमारे राष्ट्र ने एक क्षेत्र तय किया है, डिसाइड किया है कि दिल्ली में बात किए जाने वाली जो भाषा है, जो प्रयोग किए जाने वाली जो भाषा है, वही सही हिंदी है अथवा वही शुद्ध हिंदी है। अगर मान लीजिए दिल्ली में बात करने वाले हिंदी लोग और दक्षिण भारत में बात करने वाले जो हिंदी लोग हैं, उसमें हम लोगों को अंतर दिखाई देता है। क्यों अंतर दिखाई देता है? तो दक्षिण भारत में रहने वाले व्यक्ति क्या करते हैं, उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं होने की वजह से कभी कभार वो क्या करते हैं, अपनी मातृभाषा के शब्द हिंदी में मिला देते हैं और अपनी भाषा यानी अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो यहाँ से हम लोगों को ये पता चलता है कि ये व्यक्ति जो है वो हिंदी भाषी नहीं है, उसकी जो मातृभाषा है वो अलग है। तो यहाँ मानक भाषा में क्या प्रश्न है कि मानक भाषा में ऐसा नहीं होता। किसी भी क्षेत्र के लोग इस भाषा में अपने शब्दों का जो है इसमें मेल नहीं करते, इसमें डालते नहीं है। ठीक है। तो अभी मान लीजिए सात, ये जो शब्द है वो संस्कृत के सप्त इस शब्द से आए हैं, लेकिन पूरे भारत में अगर हम लोग हिंदी बात कर रहे हैं तो हम 7 को जो है वो साथी कहेंगे। क्या हम लोग सप्त, अभी मान लीजिए अगर मैं कहीं पे जा रही हूँ, अगर एक दुकानदार के पास में जाती हूँ और मैं बोलती हूँ कि मुझे 7 साबुन चाहिए, 7 सोप चाहिए, अगर मैं बोलती हूँ, और अगर मैं हिंदी में अनुवादन करते हुए बोलती कि मुझे 7 साबुन चाहिए, क्या मैं ऐसे उसको बोलती हूँ मुझे सप्त साबुन चाहिए? ऐसे तो हम लोग नहीं बात करते ना। तो यहाँ पे संस्कृत ये जो शब्द है इसका मैं प्रयोग नहीं कर रही हूँ। अभी ये जो मैं वाक्य बोल रही हूँ वो शुद्ध हिंदी है, शुद्ध उसको जो हम लोग बोल सकते हैं कि एक मानक भाषा है। जैसे मुझे बोलना है कि मुझे 7 साबुन चाहिए, इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है। ऐसे में नहीं कह रही हूँ मुझे
साबुन चाहिए। मैं संस्कृत भाषा का शब्दों का प्रयोग नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं इंग्लिश शब्दों का भी प्रयोग नहीं कर रही। क्या मैं ऐसे बोल रही हूँ? आप बोल सकते हैं मुझे 7 सोप चाहिए, लेकिन ये बोलचाल की भाषा हो गई। अगर जब मैं कहती हूँ मुझे 7 साबुन चाहिए, तब इसको हम लोग बोलेंगे ये मानक भाषा है। यानी यहाँ पे किसी दूसरे भाषा के शब्दों का मेल नहीं है अथवा मिलावट नहीं है, किसी दूसरे भाषा का समावेश भी नहीं है। यहाँ मैं शुद्ध व्याकरण का प्रयोग करते हुए क्या कर रही हूँ? वाक्य की रचना कर रही हूँ। मुझे 7 साबुन चाहिए, ये मानक भाषा का एक वाक्य है। और बोली भाषा की, वाचक भाषा की मैं एक वाक्य बोलती हूँ, मुझको, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, मुझको 7 साबुन चाहिए, तो यहाँ पे जो को लगा है सर्वनाम, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन, तो ये भी वाक्य गलत है व्याकरण के अनुसार, नियमों के अनुसार। लेकिन ये बोलचाल की भाषा है। जैसे मैंने आपको कहा कि बोलचाल की भाषा में कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं रहते, नियमों का पालन करना ही है, ऐसा वहां पे कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं होने की वजह से आप अपनी इच्छा से कैसी भी भाषा का प्रयोग करते हुए, कैसी भी कौन सी भी भाषा का मिलावट करते हुए आप बोल सकते हो, क्योंकि वो बोलचाल की भाषा है। लेकिन जब मानक भाषा का प्रश्न आता है, तब आपको किसी नियमों के अनुसार जो है वो भाषा का प्रयोग करते हुए, ना दूसरे भाषा के शब्दों का मिलावट न करते हुए आपको भाषा बोलनी है और उसी का ही विकास होना है। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य बस इतना ही है कि हर मानक भाषा उसे कहते हैं जहाँ पे नियमों का पालन किया जाता हो और शुद्ध हिंदी वहाँ पे बोली जाती है और पूरे राष्ट्र में एक ही रूप हमको दिखाई देता है। राजभाषा हिंदी के लिए यह आवश्यक है कि उसका रूप मानक हो। देखिए, अभी हमारा जो सरकार का कामकाज है, अगर वो अच्छी तरह से चलना है, तो हमको एक ही तरीके की भाषा का क्या करना है, सिलेक्ट करना है अथवा चयन करना है, और उसके अनुसार हमको क्या करना है, उसका पालन करते हुए देश का कारभार संभालना है। यानी जो अभी मैं हिंदी बोल रही हूँ, उसको आप बोल सकते हैं हिंदी का एक मानक भाषा है, जिसमें मैं किसी दूसरे भाषा का प्रयोग न करते हुए, शुद्ध व्याकरण नियमों का पालन करते हुए मैं आपके साथ हिंदी में बात कर रही हूँ। तो ये जो है हिंदी की मानक भाषा है। तो ये जो मैं अभी आपके साथ बात कर रही हूँ, वही भाषा जो है वो हमारे भारत देश के राजकारण में भी इसी भाषा का और इसी शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तभी क्या हो सकता है, हर एक व्यक्ति को है वो समझ में आ सकता है। नहीं तो कभी कभार ऐसी बात होती है, लोगों की बोलने का तरीका, लिखने का तरीका जो हिंदी का है वो अलग ही होता है, और सरकार का जो कामकाज के जो शब्द होते हैं वहाँ पे कभी कभार समझ में ही नहीं आते। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस शब्द को हम जानते नहीं हैं। तो इसके लिए ये कहा गया है कि पूरे भारत देश में एक ही भाषा में जो है वो एक रूपता दिखाई देनी चाहिए, कि वो एक ही है, ऐसा वहां पे कहा गया है। मानक हिंदी, स्टैंडर्ड हिंदी का समांतर हिंदी शब्द है परिनिश्चित हिंदी। तो मानक हिंदी को इंग्लिश में वर्ड दिया गया है स्टैंडर्ड हिंदी, और इसका और एक शब्द है, उसको हम लोग बोलते हैं परिनिश्चित हिंदी। परिनिश्चित हिंदी यानी जहाँ पे हम लोग व्याकरण के नियमों के अनुसार भाषा का प्रयोग करते हैं। हिंदी के कई व्याकरण ग्रंथ रचे गए, जिससे हिंदी भाषा में व्याकरणिक एकता आने लगी। 20वीं सदी में हिंदी भाषा के मानकीकरण का प्रयास सरस्वती पत्रिका के माध्यम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। देखिए, यहाँ पे ये कहा गया है कि ये जो हमारा व्याकरण है, ये व्याकरण का प्रयोग भी एक ही तरीके का होना चाहिए। यानी पूरे भारत में जो हिंदी भाषा में व्याकरण के नियमों का जो अनुकरण किया जाता है, जो नियम फॉलो किया जाता है, वो व्याकरण भी एक ही तरीके का होना चाहिए। अगर व्याकरण में अगर जैसे हम लोग डिफरेंस, अगर अंतर हमको मिलता है, विविधता मिलती है, तो भाषा को एक रूप नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि व्याकरण जो है उसके जो नियम है वो भी एक ही तरीके का होना चाहिए, तभी क्या है, भाषा को एक रूप मिल सकता है। ये भाषा को एक रूप मिलने के लिए
सरस्वती नामक पत्रिका, पत्रिका का अर्थ होता है न्यूज़पेपर, छपाई गई थी। और यहाँ पे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया था कि हिंदी के व्याकरण के बारे में, एक रूप होने के बारे में कहा गया था। तो वही जितने भी व्याकरण के नियम हैं अथवा हिंदी कैसी बोली जानी चाहिए, हिंदी भाषा का प्रयोग कैसा किया जाना चाहिए, उसको एक रूपता लाने के लिए ये जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उन्होंने एक पहल की थी, उन्होंने एक कार्य किया था। ठीक है, उन्होंने सरस्वती पत्रिका के द्वारा व्याकरण, ये जो हिंदी का व्याकरण है उसके बारे में उन्होंने बताया था क्योंकि सभी को पता चले कि व्याकरण हिंदी का कैसा है और पूरे भारत में एक ही रूप हिंदी का दिखाई दे। बाद में आचार्य कामता प्रसाद गुरु के हिंदी व्याकरण के प्रचार और उपयोग ने हिंदी को इस दिशा में और भी आगे बढ़ाया। देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने व्याकरण के बारे में तो कहा ही, साथ ही साथ यहाँ पे ये जो कामता प्रसाद, ये जो गुरु हैं हिंदी व्याकरण के, इन्होंने भी हिंदी व्याकरण के कुछ नियम बताए थे जो पूरे भारत में अनुकरण करना चाहिए, ऐसे उन्होंने कहा था। तो इसके बारे में भी यहाँ पे कहा गया है कि किस तरह इन दो व्यक्तियों ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने और कामता प्रसाद द्विवेदी ने, हिंदी व्याकरण बनाने के लिए किस तरह से कार्य किया है और हिंदी भाषा को एक रूप मिलने के लिए किस तरह से उन्होंने कार्य किया है, इसके बारे में कहा गया है। छत्रधारी सिंह ने सन 1884 में लेख नियम नामक एक छोटी सी पुस्तक प्रकाशित की। देखिए, यहाँ पे छत्रधारी सिंह करके एक व्यक्ति हैं जिन्होंने 1884 में लेख नियम नामक एक छोटी सी किताब प्रकाशित की थी। ठीक है, सन 1898 में यानी 1898 में नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने हिंदी वर्तनी तथा उसकी एक रूपता पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की। इस समिति के निर्णय पुस्तक रूप में प्रकाशित हुए। इसके काफी निर्णय आज तक माने जा रहे हैं, जैसे कारक चिन्ह को संज्ञा से अलग लिखना, कारक चिन्ह को सर्वनाम से मिलाकर लिखना, जहाँ उच्चारण में य व नहीं है वहाँ उनका प्रयोग न करना। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के द्वारा वर्तनी को एक रूपता देने का प्रयास किया है। देखिए, तो यहाँ पे ये जो सारे व्यक्ति हैं, ये जो सारे लेखक हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा छत्रधारी सिंह, ये जो जितने भी लेखक हैं, इन्होंने क्या किया है कि हिंदी का व्याकरण का नियम बनाए हैं। तो उन्होंने इस हिंदी के व्याकरण के नियमों के अनुसार ये कहा है कि ये जो कारक चिन्ह होती हैं वो अलग से संज्ञा के अलग से लिखा जाता है। संज्ञा का अर्थ होता है नाउन। ठीक है, कारक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रीपोजिशन। ठीक है, तो ये दोनों ही अलग कर हम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक उदाहरण भी दिया है, राम ने। तो राम जो है वो एक नाउन है और ने जो है वो एक कारक है जिसको हम लोग प्रीपोजिशन बोलते हैं। तो ये जो ने है, तो ऐसे बहुत सारे नियम बनाए गए हैं। तो आपने जब आप स्कूल में फर्स्ट या सेकेंड में अगर आपने हिंदी पढ़ा है तो आपको ये कारक चिन्ह पता होना चाहिए, जैसे कि ने, के, को, का, वह। तो ये जितने भी शब्द है ये सब कारक शब्द है जो संज्ञा से भिन्न है, यानी नाउन से वो अलग है। ठीक है, यही कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे तात्पर्य यह है कि हर एक व्यक्ति ने क्या किया है, व्याकरण बनाने के लिए अपना योगदान दिया है और यही जो व्याकरण है वो हम क्या करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं अथवा उसको फॉलो करते हैं और उसके अनुसार ही हम लोग क्या करते हैं, हिंदी भाषा को बोलते हैं, हिंदी भाषा को लिखते हैं अथवा हिंदी भाषा में वाक्यों की रचना करते हैं। रामचंद्र वर्मा की अच्छी हिंदी, किशोरीदास वाजपेयी की हिंदी वर्तनी और शब्द विश्लेषण आदि पुस्तकें हिंदी वर्तनी को मानक बनाने में सहायक बनी है।
तो ये जो सारे लेखक हैं उन्होंने क्या किया है, व्याकरण के ऊपर किताब लिखी है। अगर आप वो पढ़ोगे तो आप क्या कर सकते हो, शुद्ध हिंदी में बात कर सकते हो, और आपको किस तरह व्याकरण के ये जो हिंदी के नियम है उसको कैसे उसका अनुकरण करना है उसके बारे में भी आप जान सकते हो। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि हिंदी को जो है वो एक रूप देने के लिए उन्होंने बहुत कार्य किया है करके कहा गया है। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लास में यानी नेक्स्ट क्लास में जो बचा हुआ है मानक भाषा के बारे में उसका हम लोग अध्ययन करेंगे, और बाद में भाषा, ये जो हिंदी भाषा है वो संपर्क भाषा किस तरह बनी है, किस तरह हम लोग उसका प्रयोग करते हैं और उसकी परिभाषा क्या है यानी उसकी डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।